नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज़ रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पर। जिंदगी में उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। हीरोइन की मां को अगवा किया, हीरोइन का बलात्कार किया और उसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। शुक्र है लोगों ने तरस खा के एक लड़की दे दी, मेरी शादी होगी, वरना मेरी शादी भी नहीं हो रही थी। बोले यार ये खानदान में कौन अपनी लड़की देगा, और वो भी लड़की वापस ले ली उन्होंने। बहरहाल ये दुख भरी दास्तान क्या सुनाऊं मैं। उनके बड़ा अच्छा डायलॉग है एक फिल्म का, काली चरण, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा हीरो थे। और मुझे अब समझ में आता है कि मेरे वालिद मरहूम जो है वो विलेन क्यों बने, कि पूरी पिक्चर में विलेन ही मजा लेता है, हीरो कुछ नहीं करता है। वो पेड़ के गोल गोल जाता है। आप गौर फरमाइएगा इस बात को। वो पेड़ के गोल गोल घूमता है, गाना गाता है और लास्ट में 2-5 मिनट के लिए विलेन की धुलाई करता है। जो कुछ मजा करता है विलेन करता है। अय्याशी कर रहा है, मसाज ले रहा है, हीरोइन को उठा रहा है, उसकी माँ को किडनैप कर रहा है, सब भी ऐसी तैसी करके रखता है। कौन आ रहा है? हाँ, तो हीरो आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब, काली चरण फिल्म। और आपको पता है हीरो का काम यही होता है, हीरो विलेन को डराना धमकाना। बैंड बजा है,
नाम लेके फायर करिए, गोली ठीक निशाने पे जाती है। वो लेता है, फायर करता है, बैक फायर हो जाती है, बंदूक फट जाती है और उसका मुंह काला हो जाता है। तो ऐसे हादसे हमारे साथ होते रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ वास्को डी गामा की गन जो है वो ओरिजिनल है और आप लोग सब बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हम जानते हैं। अरे वो केक आया क्या? देख बोरी में क्या आया। अच्छा अंबुजा सीमेंट है, सॉरी, मैं सोचा केक लेके आया। चलिए ये माइक मैं उसको देता हूँ जिसने मुझे दिया, जिसका प्रवीण अखाड़े। अच्छा माइक अपने पास लेके बैठा है और खराब सड़ा हुआ माइक मुझे दिया तूने। देख लूँगा तेरे को मैं फिर से सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आज इस मौके पर हम सभी को बुलाया गया और हमारे अजीज़ बड़े भाई, हमारे नेता जनाब हाजी अरफात शेख साहब आपके सामने हाजिर हैं। तो इसका मकसद खास ये है कि हमारे बड़े भाई अब्दुल हमीद मलवारी जी का आज जन्मदिन है और हमारे कार्यालय का उद्घाटन है जो जनाब हमारे हाजी भाई साहब के हाथों से होना है। दोस्तों, इस संस्था में जुड़ने में, इस संगठन में जुड़ने में जो हमारा उद्देश्य है, आप लोगों की जो भलाई है, गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है, रिक्शों से जुड़ा हुआ मामला है, ट्रक से जुड़ा हुआ मामला है और बसों से जुड़ा हुआ मामला है। गरीबों की छोटी सी छोटी समस्या को हमारे नेता हाजी साहब हल करने की कोशिश करते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए जनाब हाजी साहब ने बड़े भाई हमीद साहब को महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। आप सबकी दुआ के साथ हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमीद भाई के ऑफिस में आइए, अपनी समस्या, छोटी से छोटी समस्या लेकर आइए, बड़ी से बड़ी समस्या लेकर आइए। जो भी शासन प्रशासन के हद में रहते, कानून के दायरे में रहते, जो भी हो सकेगा हमारे हाजी भाई के थ्रू, हमीद भाई के थ्रू आपका काम किया जाएगा। बस इस बात से मैं अपनी बात पूरी करता हूँ और हमीद भाई को भी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, मैं उनका बड़ा एहसानमंद हूँ और इंशाअल्लाह मैं उनकी जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी मैं इंशाअल्लाह पूरी करने की कोशिश करूँगा। हर इंसान के साथ रहूँगा और उनके सुख दुख में उनका दोस्त पार्टनर हर चीज़ बन के उनके लिए हेल्प करने की सोचूँगा। और यही ख्वाहिश होगी मेरी कि मेरे हाजी भाई का नाम ना खराब हो मेरे लिए। हर चीज़ के लिए मैं उनके साथ में, हर चीज़ में इंशाअल्लाह हर चीज़ में उनकी इज्जत सर पे लेके करूँगा, संभाल के इंशाअल्लाह। थोड़ा बोलता हूँ, कुछ बोलने में लगती होगा तो माफ करें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय महाराज। कीर्तिमंत, बुद्धिवंत, कलावंत, श्रीमंत, आशीषवंत छत्रपति शिवाजी महाराज, धन्य वैसी माँ जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सुपुत्र को जन्म दिया। दिल में अल्लाह का नाम, जुबान पे माँ बाप का नाम। सभी भाइयों बहनों को, बच्चों को हाजी अरफात शेख का सलाम। व्यासपीठ पे बैठे हुए मेरे दोस्त, खास तौर पर मैं तो कहूँगा दुबई से नहीं, यहीं के रहवासी जिनका बचपना यहाँ गया, हसन भाई, पिछले कई सालों से मेरी इनकी दोस्ती, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सिलसिले के पीर खासतौर पर बांद्रा से पहुँचे, हमारे खातिक समाज के हमारे इनके भाईजान वो भी पहुँच गए। हेलो, प्रवीण अखाड़े, समीर रायचुरकर, कुमार, हेलो, हमारे राष्ट्रीय नेता सिलसिले के पीर शफी शाह साहब, हमारे शमीम भाई, सलीम भाई, छोटा सलीम भाई, और जिनको अभी सुना शहजाद खान साहब। मैं शहजाद खान साहब को इतना कहूँगा कि आपने जिस तरीके से आपके वालिद को पेश किया, मुझे लगता है उस तरीके से वो नहीं थे। एक फिल्मों में काम करना और एक असल किरदार में काम करना, इसमें बहुत फर्क है। इस शहर के अंदर, इस देश में और देश और दुनिया में उनका बड़ा रिस्पेक्ट और आदर से नाम लिया जाता था, जिनका नाम था अजीज खान साहब।
आपने मजाकिया तौर से बोल दिया, लेकिन आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कुछ मीडिया के लोग भी बैठे हुए, कोई बात कहाँ से निकली और कहाँ चली जाए तो वो भी ना हो। हमारे कई बड़े वरिष्ठ पत्रकार, कई मेरे दोस्त, कई ट्रांसपोर्टर यहाँ पे मौजूद है, कई पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है, विभाग के कई पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, और खास तौर से पूना से आए हुए हमारे वाहतुक संगठन के सचिव नीरज मेमन जी। मैं खास तौर पर बताना चाहूंगा कि आज ये हमीद मलबारी, सुनते हुए थोड़ा अलग लगता है, जिन्होंने ये कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए खासतौर पर मुझे बुलाया। मैं आपको बताना चाहूंगा ये हाजी अराफत शेख ने वाहतुक संगठन की जब शुरुआत की तो 1300 सभासद थे। आज महाराष्ट्र के अंदर हमारे 7.5 लाख सभासद। हमने महाराष्ट्र में रिकॉर्ड ब्रेक किया। कई महाराष्ट्र में अलग अलग तरीके की यूनियन है, 270 से ज्यादा यूनियन है, लेकिन ये यूनियन ने खास क्या किया? हमने खास क्या किया? एक रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला, ट्रांसपोर्टर की दुख दर्द को समझते हुए हम आगे पहुंचे। आज कोई किसी की सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ये ऐसा जमाना है कि कोई किसके पास जब जाए अपनी बात रखे, अपनी बात रखने के बाद अपने काम करना कौन करेगा? उस दौर के अंदर हमने पूरे महाराष्ट्र भर में इस तरीके की वाहतुक संगठन की कार्यालय बनाई। इसकी मध्यवर्ती कार्यालय कुर्ला में है, एक अद्भुत कार्यालय जो अभिमान से हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में नहीं देश में ऐसी कोई कार्यालय होगी जिसका खुद का कॉल सेंटर है। और कॉल सेंटर हमने जब शुरुआत की कि महाराष्ट्र के 36 जिलों में हमने जब सभासद तो बना दिए, लेकिन सभासद को सर्विस कैसा देंगे, उनकी खिदमत कैसा करेंगे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो कैसा उनकी मदद करेंगे, पुलिस ने पकड़ा तो कैसी मदद करेंगे, कोई ऐसी चीज अगर घटना घट गई रात में तो हम हमारे मेंबर की किस तरीके से मदद करेंगे। तो हमने खुद का कॉल सेंटर बनाया। कॉल सेंटर को बनाया, उसके बाद हमने आइडेंटिटी कार्ड बनाया। आइडेंटिटी कार्ड में हमने कोड नंबर दिया कि हमारा सभासद जब कहीं पे भी कोई भी बात आएगी, कोई भी ऐसी घटना घटेगी तो वो किसी को कॉल नहीं करेगा, अपने मालिक को कॉल नहीं करेगा, अपने कॉल सेंटर में कॉल करेगा। और अपने कॉल सेंटर में कॉल करके अपनी समस्या बताएगा। अगर कोल्हापुर में इज्जतगंज में एक्सीडेंट होगा तो उसको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर अगर गाड़ी पंचर हो गई तो उसको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। डीजल खत्म हो गया ट्रक वाले का, उसको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर चला गया तभी भी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने कॉल सेंटर के जरिए हमने उसको वो सारी फैसिलिटी देना शुरुआत की। रात के 4 बजे भी या किसी भी वक्त में भी कॉल सेंटर में कॉल जाएगा कि हम आपके सभासद हैं, तो तुरंत आपको पूछा जाएगा आपका कोड नंबर बताइए। कोड नंबर के जरिए आपको तुरंत पता चलेगा कि कौन है, रिक्शा वाला है, टैक्सी वाला है, टेम्पो वाला है, ट्रक वाला है, या हमारा सभासद है, या स्कूल बस वाला है। पेरेंट्स को फिक्र करने की जरूरत नहीं कि किस जगह पे, किस ठिकाने पे ये बंदा है, तुरंत कॉल सेंटर के जरिए उसको मदद दी जाएगी। अगर उसकी गाड़ी पंचर हो गई, कोई फिक्र की बात नहीं, ऑफिस से उसको पहला चेक किया जाएगा और पंचर वाले का नंबर दिया जाएगा, पंचर वाले को फोन किया जाएगा। एक्सीडेंट हो गया तो टोइंग वाले को किया जाएगा, हॉस्पिटल को फोन किया जाएगा। एक इस तरीके की विंग बनाई। हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाए, एक वाइस प्रेसिडेंट जो रिक्शा यूनिट देखता है, एक वाइस प्रेसिडेंट टैक्सी यूनिट देखता है, एक वाइस प्रेसिडेंट टेम्पो देखता है, ट्रक देखता है, ट्रेलर देखता है, बस देखता है। यहाँ तक के डॉक्टर लोगों को भी हमने इसके अंदर पोजीशन दी कि डॉक्टर की जरूरत कब पड़ेगी, अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो तुरंत हॉस्पिटल में डॉक्टर बात करेगा। वकील को हमने पोजीशन दी, कल को एक्सीडेंट हो गया, वहां पे कोई चीज पंचनामा करना है, गाड़ी को छुड़वाना है, कोर्ट से छुड़वाना है, तो वकील को हमने दिया। हर एक छोटी छोटी चीजों पे हमने जब ध्यान दिए, ध्यान देने के बाद ये कितना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। आज मैं अभिमान से कहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर हर जिले, हर तालुका के अंदर ये हाजी अराफत शेख के नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन की कार्यालय है। खास कार्यालय नहीं है, इस ऑफिस के जरिए पार्टी को किस तरीके से हमने मदद देना चाहिए,
पार्टी के सभासद कैसे बनने चाहिए, और इस ऑफिस में आने वाले जो कोई भी दुखियारे होंगे, जिसकी भी कोई समस्या होगी, तो हमारे आमदार, खासदार और हमारे मंत्रियों से, आज मेरी केंद्र में सरकार है, राज्य में मेरी सरकार है, उस तरीके से हम किस तरीके से उनको फैसिलिटी और सुविधा दी गई, इस तरीके से हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने भी जो लोग हमीद मलबारी के लिए हम पहुंचे हैं, उतने लोग 100% मुझे यकीन है, हमीद इस कार्यालय में बैठने के बाद लोगों को न्याय देने में अल्लाह उनको कामयाबी देगा, और हमीद को भी तरक्की होगी कि जिस तरीके से मेरे साथ, मैं समझता हूँ मिनिस्टर से मेरे साथ जुड़े हसन भाई और मेरे सभी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अब्दुल मलबारी जी को तहे दिल से बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जोरदार ताली उसके लिए बजाइए। और मैं इच्छा ये व्यक्त करता हूं कि मलबारी जी हर साल आप बर्थडे मनाएं, हमको बुलाएं, हम आपका बर्थडे मनाएं, लेकिन आपकी उम्र ना बढ़े। आज ये कार्यालय का यहाँ पर इतना शानदार उद्घाटन है। कार्यालय यानी कार्य अधिक ऐड करके आलय, आलय यानी संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है घर। तो कार्य का घर यानी जहाँ कार्य रोज होता है, जहाँ लोगों का काम होता है, जहाँ लोगों के लिए सोचा जाता है, उसे कार्यालय कहते हैं। और मुझे लगता है यहाँ पर इस कार्यालय से वातुक संगठन का काम फिर से जोरदार चालू होगा।
आज आपकी जो ऑफिस ओपनिंग हुई बाहरपुर की, कितनी खुशी हो रही है और किस तरह का अपने हामिद जी से आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? बिल्कुल, महाराष्ट्र के अंदर हर जिले के अंदर 36 जिले के अंदर हम वाहतूक संगठन की भारतीय शो वाहतूक संगठन के कार्यालय खोल रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, कार्यालय की उद्घाटन के तो हमारे एक जिम्मेदारी हमको दी। ऑफिस बढ़ते जा रही है, इसका मतलब संगठन बढ़ते जा रही है, सभासद बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। आज मैं पिछले 15-16 सालों से उर्ला कार्यालय में बैठता हूँ, जुमा के दिन 2 से 7, और जो भीड़ लग जाती है तो ये ऑफिस से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जो भीड़ लगती है, मैं कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बजे बैठता हूँ, नमाज के बाद 9:30-10 बज जाते हैं, पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं। तो हमने एक सोचा कि पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों से अपनी अपनी समस्या लोग लेके आते हैं, उनको मिलने में देरी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ समस्या, और कई काम ऐसे दूसरे अल्पसंख्यक समाज के भी आते हैं, मुस्लिम समाज के काम रहते हैं, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, सिख, पारसी समाज के सारे काम लेके जब आते हैं तो उस वक्त के ऊपर ये सारी चीज़ हम कर नहीं पाते। पर हर जगह जगह कार्यालय होने की वजह से कम काम डिवाइड होगा और इसके अंदर हम बड़े पैमाने के ऊपर लोगों की मदद कर पाएंगे। आज राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, और सरकार के आज हमारे मंत्री है, ट्रांसपोर्ट विभाग हमारे पास में है। तो उस विभाग से जो रिक्शा वाले की जो समस्या है, मुंबई शहर में टैक्सी वालों की समस्या है, ट्रक वालों की समस्या है, बस वालों की, इस जगह पे बहुत सारे हमारे लग्जरी बस वाले भाई बैठे हुए थे जो गुजरात, राजस्थान, अहमदाबाद के रूट से आते हैं और यहाँ पे उसका स्टैंड है, जो स्थानिक भूमिपुत्र है लेकिन उनकी गाड़ियाँ राजस्थान की वहाँ चलती है, यूपी चलती है। तो वो सारे लोगों की जो समस्या है, उस समस्या को इस ऑफिस के ज़रिए हम उनको काम करने में उनको भी सहूलत मिलेगी और हमारी संगठन भी उससे बड़े पैमाने पे मेंबर बढ़ेंगे। तो मेंबर बनाना और मेंबरों के काम करना, काम को सलाम है। तो ये कार्यालय से मैं हामिद मलबारी जी को कहूँगा, जो कोई भी छोटी छोटी समस्या है वो हम तक लाके पहुँचाए, पार्टी तक पहुँचाए, और पार्टी उस समस्या को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगी। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी, जो हमने नितिन गडकरी जी को, आशीष शेलार जी को कहकर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को कहकर कि अदर स्टेट्स की जो गाड़ियाँ आती थी उसको महाराष्ट्र के अंदर इसके पहले वाली सरकार रोकने के काम करती थी। उसमें आधी रात में बच्चे हो, सीनियर सिटीजन होने दो, कोई भी होने दो, उसको उतार देती थी और कहती थी 36 सीटर नहीं है। और ये बहुत बड़ी समस्या आती थी कि आप 30 सीटर का ही महाराष्ट्र का परमिशन है, 36 सीटर अलाउड नहीं करेंगे। तुरंत हमने बात जाके जब हमने नितिन गडकरी जी को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी को केंद्र के जाके बताया, उन्होंने GR पास किया। और जिस स्टेट ने, अगर गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड ने अगर उनको मान्यता दी है तो महाराष्ट्र ने भी उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और महाराष्ट्र के अंदर वो गाड़ी आने से कोई रोकना नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा काम हुआ आज बड़े पैमाने पे, जो मुझे बाहर बस वाले मिले और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उस तरीके से मुंबई के रिक्शा चालकों की समस्या है। आज कोरोना काल के बाद कोई रिक्शा चालक की बहुत सारी समस्या आके खड़ी हो गई। आज बैंकों के कर्जे उनके बढ़ गए, कोई देखने वाला नहीं है। पतपीढ़ी बैंक के जो वहाँ पे जो तकलीफें बढ़ गई है, प्राइवेट बैंकों से उन्होंने लिया हुआ है। प्राइवेट बैंकों के लोगों ने तो इस तरीके की हद पार कर दी कि गुंडे घर में घुसने लग गए, गुंडे घर जाके उनके फैमिली को सताना शुरू करे, दादागिरी करना शुरू कर दिए कि अगर हफ्ता नहीं भरेंगे तो हम ये करेंगे। इस तरीके की जब दादागिरी की जब बात आई तो संगठन के माध्यम से हमने आंदोलन पुकारा और हमने कहा कि अगर इस तरीके के हमारे रिक्शा चालक और टैक्सी चालक के साथ अगर उनके परिवार वालों को अगर कभी हैरेसमेंट किया जाएगा, दादागिरी की जाएगी, तो इसके लिए हम रास्ते पे उग्र आंदोलन करेंगे। और हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को जाके बताया, हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर जी को बताया। उसके बाद कहीं ना कहीं वो गुंडागिरी बंद हुई। तो अपने आप में एक बड़ी बात है, संगठन के जो काम जैसे जैसे हालात में आएंगे, इस कार्यालय के जरिए हम बिल्कुल सभासदों के, महाराष्ट्र के जितने भी रिक्शा चालक, ट्रांसपोर्टर, सारे लोगों की समस्या को हल करने के अंदर इस ऑफिस से बहुत बड़ा फायदा होगा। जुमा के दिन तो मैं बैठता हूँ, उसके बाद हम आशीष शेलार जी के कार्यालय के अंदर जाके बात करते हैं, हम देवेंद्र फडणवीस जी के पास, उनके कार्यालय में हम जाके हमारी सारी बातें रखते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास हमारी बातें रखते हैं और हमें कामयाबी मिलती है। महाराष्ट्र भर से बहुत बड़े पैमाने पे लोग जुड़ रहे हैं। अगर फायदा होगा तो लोग जुड़ेंगे, अब फायदा होगा, ठिकाना चाहिए, अब ठिकाना चाहिए, इसीलिए ये कार्यालय का वो है। इस कार्यालय के माध्यम से हमने जो गरीब, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो लेबर है,
हेल्पर है, रिक्शा चालक है, टैक्सी चालक है, जिसको कई योजना के बारे में पता ही नहीं, केंद्र सरकार की कई योजना है, उस योजना का भी मालूमात इस कार्यालय से दिया जाएगा ताकि वो योजना का लाभ उसको मिले। कई ऐसे जो लोग हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी कई योजना रिक्शा चालकों के लिए निकाली है, टैक्सी चालकों के लिए निकाली है, एक छोटे ठेले वालों के लिए निकाली है, वो योजना उन तक पहुंचती नहीं। अब पास ही में बड़े पैमाने के ऊपर काम करने के लिए लोग जाते हैं, फिल्म सिटी बाजू में, लेकिन उनको सहूलत नहीं है। वो सहूलत नहीं है, सहूलत नहीं होने के बाद उनका कोई पूछने वाला नहीं है। आज ई श्रम कार्ड की योजना इतनी बड़ी योजना है, लेकिन लोगों तक उसको पता नहीं। इस कार्यालय से ई श्रम कार्ड का योजना का लोगों को लाभ मिलेगा, जिसकी वजह से जैसी ई श्रम कार्ड लोगों ने लिया वैसी 1 लाख का इंश्योरेंस उनको मिलेगा। वो बंदा अगर कभी उसकी घर में माँ बीमार हो गई या उसकी घर में बिटिया की शादी है या एजुकेशन चाहिए, तो कम से कम ई श्रम कार्ड के वजह से उसको 25,000 तक के बैंक लोन देगी। 60 साल के बाद उसी श्रमिक को 3,000 से 5,000 की पेंशन मिलेगी। तो ये सारी, जब अगर केला बेचने वाले को अगर पता चल गया, कि एक कांदा बटाटा बेचने वाले को पता चल गया, एक काम करने वाली बर्तन मांजने वाली को पता चल गया, एक रिक्शा चालक को पता चल गया, इतनी बड़ी योजना हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लेके आए और वो योजना का लाभ ही हमको नहीं मिल रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो इस कार्यालय से जगह जगह जो कार्यालय बनने जा रही है, मुंबई के कई शहर में हर इलाके के अंदर कार्यालय हो गए, इसके बाद बैंड्रा का कार्यालय होंगे, चेंबूर होगी, घाटकोपर होगी, हर जगह जगह के हमारे मुंबई के भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, हमारे आमदार, उस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उद्घाटन तो होगा, हम सब कर रहे हैं। आज विनोद शेलार जी आए, उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन उसका फायदा पार्टी को, उसका फायदा लोगों को, आम जनता तक के जाना चाहिए। इतनी सारी योजना केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजना उन तक जाती नहीं है। हमारा रिक्शा वाला उससे महरूम रहता है। एक मुंबई शहर के एक शान मानी जाती है। टूरिस्ट जब मुंबई में उतरता है, कोई पर्यटक उतरता है, तो सबसे पहला अगर मुलाकात करता है तो रिक्शा और टैक्सी वाले से मुलाकात करता है। हम इस कार्यालय से उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करेंगे। मुंबई का एक चेहरा है, उसके अंदर एक हमारी ईशा कोपीकर कार्याध्यक्ष है, वाहतुक संगठन के ऊपर, वो महिला सुरक्षा के ऊपर काम करती है। कई एक दिन हम यहाँ देखें, महिला सुरक्षा के ऊपर हम काम करेंगे, ताकि महिलाओं को रात में जब जाते हैं तो एक अपनी कुछ सेल्फ का सुरक्षा करने के लिए, डिफेंस के लिए उनको फायदा पहुंचेगा। तो ऐसी कई चीजों के ऊपर हम काम करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुंबई शहर के अंदर, गोरेगांव के अंदर, गोरेगांव परिसर के अंदर वाहतुकदारों को बड़ा फायदा होगा। एक और सवाल हाजी अरफत जी आपसे, क्या ये जो मेट्रो जो बन रही है और अभी जो चालू भी हो रही है, होने भी वाली है आगे, क्या रिक्शा वाहतुक वालों के लिए समस्या होगी, क्योंकि उनको दूर का भाड़ा नहीं मिलेगा? एक ये भी विषय है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। दूर का भाड़ा, लंबा भाड़ा, जो ये बहुत सालों की प्रैक्टिस है, लेकिन आपने समझना चाहिए कि एक रिक्शा चालक जब सुबह घर से अपने निकलता है, मैंने उसके ऊपर छोटी छोटी कई ऐसे 200 से 250 फिल्म हम बना रहे वाहतुक संगठन के माध्यम से, कि रिक्शा वाले की समस्या क्या है और पैसेंजर की समस्या क्या है। पैसेंजर क्या सोचता है और रिक्शा वाला क्या सोचता है। रिक्शा वाला जब अपने सुबह घर से जब निकलता है तो कोशिश करता है, जब दरवाजे पे जाता है तो उसकी बीवी उसको कहती है, आज राजू का स्कूल का फीस भरना है, माँ की दवाई लानी है, दिवाली आ रही है, रमजान आ रहा है, तो उसके दिमाग में वो चलता रहता है कि मैं आज लंबा भाड़ा मिलेगा, आज मैं ज्यादा डबल शिफ्ट का काम करूंगा और ज्यादा पैसे कमा के घर जाऊंगा और मेरे बच्चे की फीस भरूंगा, रमजान आ रहा है, रमजान की खरीदारी करूंगा, दिवाली आ रही है, दिवाली की खरीदारी करूंगा, माँ की दवाइयाँ करूंगा। तो ये सारी उसकी सोच रहती है, इसलिए वो कोशिश करता है कि मुझे लंबा भाड़ा मिल जाए। तो उसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें हम क्लियर करेंगे। और रही बात छोटे भाड़े की, तो हमारा रिक्शा चालक कभी भी इस तरीके से नकारता नहीं। हम लोग कभी कभी इस तरफ जाते, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, हम जा रहे हैं इस दिशा के अंदर, लेकिन हम जाना है बैंड्रा की दिशा, हम क्या करते हैं, यहीं खड़े रह के कहते हैं कि चल बैंड्रा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस पकड़ने के लिए हम बराबर रोड क्रॉस करके बस की तरफ दिशा में जाते, लेकिन रिक्शा और टैक्सी के लिए हम लोग नहीं जाते। ये कहीं ना कहीं पैसेंजरों की इच्छुक होती है, और पैसेंजर बोलते हैं अपने भाड़ा नाकारा। हमारा रिक्शा चालक और टैक्सी चालक भाड़ा नाकारता नहीं, और उसको फाइन पड़ जाती है, और फट से फोन उठाते और आरटीओ को फोन करते हैं, और उसको 1500 का फाइन होता है। मैं जनता को कहूंगा कि एक रिक्शा वाला दिन भर मजूरी करता है, मेहनत करता है, तब जाके 100 रुपए कमाता है, और वो जब 100 रुपए कमाता है तब जाके उसका घर का चूल्हा जलता है। लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी गलती की वजह से उसको 1500 का फाइन पड़ता है। मैं आपको कहूंगा कि जिस तरीके से बस को सहूलत देते हैं, बस के लिए बस स्टॉप क्रॉस करके जाते हैं, और उस बस में उस दिशा की, उस नंबर की बस में आप जिस तरीके से बैठते हैं, उसी तरीके से रोड को ध्यान में रखते हुए, रोड क्रॉस ना करते हुए ऐसे लोगों को अपनी गलती का उनको सजा मत दो, यही मैं आपसे विनती करूंगा। और मुझे लगता है कि मुंबई के अंदर हम एक अद्भुत तरीके से
कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वाहतुक संगठन का रिक्शा चालक, टैक्सी चालक एक अलग रूप में नजर आएगा। उसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हमने मुंबई एयरपोर्ट से हमने शुरुआत की। आशीष शेलार जी ने हमने पहली पहल की कि मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर जब कोई इसके बाद उतरेगा तो रिक्शा चालक को और टैक्सी चालक को देखने के बाद वाह कहेगा। इस तरीके से हमने शुरुआत की। विनोद शेलार जी, आप क्या कहना चाहते हो इस प्रोग्राम के? आप चीफ गेस्ट हो, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? कार्यालय तो बहुत बढ़िया है, जिस तरीके से इसका उद्घाटन होगा ये भी बहुत बढ़िया है। और मैंने मेरे भाषण में भी कहा था कि जब कोई ऑफिस होता है, कार्यालय यानी कार्य अधिक आलय, तो कार्य का घर यानी कार्यालय, तो जब कार्यालय होगा तो लोग आएंगे, लोगों को इधर आने के लिए एड्रेस रहेगा, उनकी तकलीफें सुनने के लिए यहाँ कोई रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा तो यहाँ पर का नोट होगा, उसको फीडबैक मिलेगा, उसके सुझावों को ध्यान में लिया जाएगा। तो एक वास्तु जब कंटिन्यूस डेडिकेटेड कुछ चीज़ के लिए होती है तो उसका रिजल्ट आना ही है। और सबसे बड़ी बात हाजी भाई ने भी ये बोला है, पूरे मुंबई में 36 जिलों में सब जगह वो ये करने वाले हैं, 36 जगह कार्यालय खोलने वाले, तो काम का स्पीड और बढ़ने वाला है। और वो जब बढ़ेगा तब जो निगलेक्टेड सेक्शन है सोसाइटी का है, जैसे ये ड्राइवर और ये सेक्शन निगलेक्टेड है। हमारी पार्टी के द्वितीय अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय जी का एक वाक्य है, सभी प्रश्न राष्ट्रीय स्वरूप के नहीं होते, विचार राष्ट्रीय होना चाहिए लेकिन उसका क्रियान्वयन मोहल्ले में होना चाहिए। अगला वाक्य उनका बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ध्यान में रखकर हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं। उन्होंने कहा है, जो पक्ष छोटे से छोटे व्यक्ति की छोटी से छोटी समस्या सुलझाएगा वही बड़े से बड़ा पक्ष होगा। तो हम अंतिम व्यक्ति की समस्या को ध्यान में रखकर, छोटे व्यक्ति की समस्या को ध्यान में रखकर अपना काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है जैसा इन्होंने कहा, टैक्सी हो, रिक्शा हो, सब छोटे लोग होते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, बहुत रिजेक्शन सुनते हैं, और कभी कभी जैसे कुछ बदलाव सिस्टम में हो जाता है तो पहला उसका फर्क उसके ऊपर पड़ता है, पेट्रोल महंगा होना, डीजल महंगा होना, इसके बावजूद भी वो काम करते रहता है। तो उसकी समस्या सुनने वाला और उसके लिए झगड़ा करने वाला, उसकी समस्या को रखने वाला सही व्यक्ति मिलना चाहिए, जो हाजी भाई के रूप में हमें मिला है। और उनको सपोर्ट के लिए इस तरह के कार्यालय खोल रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस समस्याओं में कटौती आएगी और कुछ अच्छे सजेशंस है जो गवर्नमेंट तक भी जाएंगे। यानी ब्रिज का काम सभी टैक्सी ड्राइवरों के, ट्रांसपोर्ट लोगों के बीच में और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम, यहाँ की समस्या वहाँ लेके जाना और वहाँ से जो भी जीआर में या कुछ डेवलपमेंट में आता है वो नीचे तक पहुँचाना, ये सभी काम ही कार्यालय करेंगे। अमित जी, आपका क्या कहना है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी हाजी अरफात जी ने आपके कंधों पे दी है, क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन है? किस तरह से आप अभी करोगे? हाजी भाई ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं कोशिश करूँगा जिम्मेदारी के हर काम, जैसे हर इंसानों का साथ दूँ। हमारे ट्रांसपोर्ट में जिसमें रिक्शा स्टैंड वगैरह हर चीज़ ट्रांसपोर्ट का, क्या भाई मेरे भाइयों का सबका साथ दूँ, वो हिसाब से हर चीज़ कोशिश करेंगे जितना हो सके, तो पूरे की पूरी लोगों के साथ हेल्प करूँ, उनके हर सुख दुख में जाऊँ, हॉस्पिटल में जाऊँ, हर इंसान को जिसको परेशानी हो उसकी परेशानी का मैं रास्ता निकालूँ, यही चाहता हूँ। सर, एक सवाल आपसे है, ओला, उबर या बाकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे कहीं ना कहीं चाहे रिक्शा वाले हो या टैक्सी वाले हो, उनके भाड़े काफ़ी कम हुए कुछ सालों से, और टैक्सी ऐसा लगता है टैक्सी वालों या रिक्शा वालों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया गया है और प्राइवेट व्हीकल्स थोड़ा ज़्यादा सड़कों पर है, उससे भीड़ भी बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। थोड़ा सा नहीं, बहुत नज़रअंदाज किया गया है। मुंबई शहर के अंदर जो हमारे बुजुर्ग रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, मैं आज देखता हूँ जब छोटे थे जो नाके पे खड़े होते थे, हमको स्कूल छोड़ने जाते थे, आज उनको ऐसी परिस्थिति आ गई कि सुबह 7 बजे को भाड़े के लिए खड़े होते कि दोपहर में 12 बजे तक उनको भाड़ा नहीं मिलता। उसकी वजह से उनका घर परिवार पूरा डिस्टर्ब है। आज वो भाड़ा नहीं भर पा रहे, लाइट बिल नहीं भर पा रहे, बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीज़ खिलौने लेके जा नहीं सकते। जो हमने उनको देखा जवानी के अंदर, आज वो बूढ़े हो गए लेकिन आज वो उनके घर का किराया नहीं भर पाते। तो ये अपने आप में एक बहुत बुरी बात है, जिसके लिए हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है
कि जी प्राइवेट होना ही चाहिए, अच्छी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन अगर हमने उनको लाइसेंस दिया, परमिट दिया, आज मुंबई को जानते हैं, मुंबई को पहचानते हैं, जिन्होंने मुंबई को सींचा और जिन्होंने मुंबई को एक जान देने का काम किया, और एक रात में अगर कोई देखे, कोई रास्ते पे मिले या ना मिले, लेकिन हमारा रिक्शा और टैक्सी वाला मिलता है। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, कोरोना काल के अंदर होने दो या आम दिनों पे भी होने दो, कहीं कोई प्रेग्नेंट लेडी होने दो या अटैक होने दो, हमारा रिक्शा चालक कभी ये नहीं सोचता हाथ दिखाए हॉस्पिटल चल, एम्बुलेंस की परवाह नहीं करते, लोग रिक्शा में टैक्सी में उसको ले जाते और वो उनको मदद देने का काम करता है। क्यों ओला और उबेर नहीं आते, क्यों ओला और उबेर नहीं रुकते, क्यों प्राइवेट गाड़ी वाले नहीं, लेकिन हमारा रिक्शा वाला रुकता है, हमारा टैक्सी वाला रुकता है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इतने साल उनको दुर्लक्ष्य किया गया। हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी और खास तौर पर आशीष शेलार जी से कहा, क्योंकि आशीष शेलार जी इस वाहतुक संगठन के प्रभारी है, वाहतुक संगठन में सलाहकार है, और उस वजह से हमने उनके पास सारी बातें रखी। आने वाले अधिवेशन के अंदर इसकी लक्ष्य विधि लगाई जाएगी और रिक्शा चालक और टैक्सी चालक को न्याय देने का काम किया जाएगा, ताकि ये जो प्राइवेट गाड़ी आ रही है आने, तो हमको कोई उससे ऐतराज नहीं, लेकिन हमारा धंधा अगर कोई खाएगा तो हम वो धंधा किसी को खाने देंगे नहीं। अगर हमारे बच्चों का कोई हक ले जाएगा, वो हक लेके जाने देंगे नहीं। हम आज बताओ, सबर की इंतहा हो गई, हमारा रिक्शा चालक टैक्सी चालक आंदोलन नहीं करता है, लेकिन उसके सामने वो नाके पे खड़ा है, एक आता है ऑनलाइन सिस्टम में गाड़ी लाता है और उसके सामने से भाड़ा लेके चला जाता है, लेकिन वो बेचारा रोते खड़ा रहता है, लेकिन उसके आंसू कोई देखने वाला नहीं। ये जरूर भारतीय जनता पार्टी का आमदार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की सरकार के अंदर हम महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को, रिक्शा चालकों को, टैक्सी चालकों को न्याय देने का इस अधिवेशन के अंदर हम बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और क्या रिक्शा टैक्सी का जो रेट है, क्या उस पर भी आपने काफी पहले अपने 2 रुपये 5 रुपये आपने बढ़ाने की मांग की थी और पूरी भी हुई थी? क्या आगे इस समय में मुंबईकर को देखना पड़ेगा, क्या भाव बढ़ेगा रिक्शा और टैक्सी का? नहीं, बिल्कुल। देखो, भाव बढ़ाना एक कुछ सारी चीजें नहीं है, भाव तो हर साल बढ़ते जाएगा, जो उनका हक है। जो हकीम समिति कहती है, खटाव समिति कहती है कितनी उनको 3 रुपया उनका बढ़ना चाहिए, टैक्सी का 5 रुपया बढ़ना चाहिए, उनको कपड़े मिलने चाहिए, उनका CNG का भाव कम होना चाहिए, ये तो सरकार की तरफ से, वो तो उनका हक है। पर सरकार क्या दे रही है उसके हम बात करेंगे कि सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद करना चाहिए, उनके मुस्तकबिल के लिए। आज एक रिक्शा चालक के लिए रिक्शामैन कॉलोनी होनी चाहिए, टैक्सीमैन कॉलोनी होनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए। वो सारी चीज़, एक रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला नहीं होना चाहिए, टैक्सी वाले का बेटा टैक्सी वाला नहीं है, डॉक्टर बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, इस देश का मुस्तकबिल बनना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की वाहतुक संगठन, नव भारतीय वाहतुक संगठन, ये हाजी अराफा चेक उन वाहतुकदारों के लिए गांव, जिले, तालुका तक, देश के किसी भी कोने पे उनकी आवाज आएगी, उनकी आवाज बनकर महाराष्ट्र में और देश में खड़ा रहेगा और उनको हक दिलाने में अल्लाह मुझे कामयाबी देगा। विनय शेलार जी, आपसे आखिरी सवाल, जाते जाते मुंबईकरों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? किस विषय में लिखा? नहीं, कोई ऐसी कोई भी विषय में कि जैसे भारतीय जनता पार्टी है जो इतना अच्छा काम कर रही, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे जो भी समाज के लोग हो, सबको एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पे ला करके वातु, चाहे इनकी संगठन हो या और भी दूसरे से एकजुट होने का काम करके आगे बढ़ा। मैसेज नहीं, हम करके दिखाएंगे। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का मेयर इस मुंबई में जरूर आएगा, इसके बारे में कोई मन में संदेह नहीं। जिस तरीके से अभी राज्य सरकार एक के ऊपर एक निर्णय ले रही है, वो देखकर, और पिछले 2 साल का जो कार्यकाल था जब मुख्यमंत्री जी घर से बाहर नहीं निकलते थे, और ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी है, रात को 3 बजे तक घूमते रहते और काम करते हैं, और जन सामान्य उनके जो निर्णय अटके हुए थे, कि रोड के हो, पानी के हो, अभी STP प्लांट जैसा विषय है, जो इतने सालों में मुंबई का गंदा पानी डायरेक्ट समुद्र में जाता था, आज 7 प्लांट लगाकर 23,000 करोड़ उसके लिए खर्चा कर रहे हैं। मेट्रो की बात है, शायद 2 साल पहले मेट्रो पूरी होती थी, लेकिन हमारी सरकार गई। लेकिन आज सोचिए, अंग्रेजों के ज़माने से हमारा एक नॉर्मल ट्रेन है, दिन में 70 लाख लोग रोज इससे आवागमन करते। ये तो देवेंद्र जी ने ये 7 लाइन का कॉन्सेप्ट मेट्रो में लाया, एडिशनल 95 लाख की कैपेसिटी 70 से छोड़कर ये मुंबई के लिए मिली है। ये मेट्रो अगर 1.5-2 साल पहले पूरी होती, कितना बड़ा नेटवर्क हमें मिलता। लेकिन चलो, नो प्रॉब्लम,
आने वाले 1-2 साल में इस मेट्रो का नेटवर्क पूरा हो जाएगा, लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे कई काम आने वाले दिनों में आप देखोगे जो पूरे हुए नहीं है और सब होते हुए दिखेंगे। और जब मेयर मुंबई का वहाँ बैठेगा तब तो और काम की फुलझड़ियाँ लगेगी। और उसके लिए आप जैसे लोगों को जो सच्चाई का साथ देते हैं, मुंबई के ऊपर प्यार करते हैं, ऐसे सभी पत्रकारों ने भी ये सब अच्छी बातें लोगों तक लेकर जाकर एक अच्छी सरकार मुंबई महानगर पालिका में लाने के लिए हमें मदद करनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज़ रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों में।